अच्छा। अभी एक फन इंटरेस्टिंग सेगमेंट में आता है जो कि नेक्स्ट सेगमेंट है, टेक्नोलॉजी सेगमेंट है करके है। तो हमने देखा है कि जो अभी इस टाइम पे क्रिप्टो क्रैश हुआ है। अभी जो भी वेब 3.0 में जो इन्वॉल्व्ड है उनको सब मालूम है कि ये क्रैश क्या हुआ है और क्यों हुआ। तो वन ऑफ द मेजर यूएसए का जो स्टार्टअप है एफटीएक्स करके, हम्म। उनका फाउंडर सैम बैंकमैन फ्रीडमैन है, हम्म। जो कि इस क्रैश के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम्म। तो तुम मतलब समझा सकते हो कि ये जो क्रैश जो है वो क्या है और ये क्यों हुआ ऐसे करके? ठीक है। सो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मैं जितना इजी हम्म। करके बता पाऊंगा। तो पहले देखते हैं एफ क्या है। एफ लाइक वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट क्रिप्टो का आपका कह सकते हैं एक्सचेंज है। ठीक है। हम्म। एंड तो पहले हम तो समझ लेते हैं एफ चालू कैसे हुआ। तो सैम बैंकमैन फ्रीड जो है वो पहले एक फाइनेंस कंपनी में काम करता था। उसके हम्म। बाद उसने लाइक क्रिप्टो की ट्रेडिंग चालू की, आर्बिट्राज ट्रेडिंग कहते हैं उसे। तो वो हम्म। क्या करता था कि उसने एक चीज़ फिगर आउट की कि जापान में जो क्रिप्टो का प्राइस है बिटकॉइन का, और लाइक यूएस में जो बिटकॉइन का प्राइस है उसमें कुछ हम्म। डिफरेंस है ना। एंड वो क्या करता था, बस वही करता था कि बहुत सारे वॉल्यूम लेके वहाँ उस कंट्री से जापान में बेचता खरीदता था। जैसे जैसे हम्म। उसको मिलता था तो उससे उसको प्रॉफिट आना चालू हो गया। एंड उससे उसने काफ़ी सारा प्रॉफिट कमा लिया, हंड्रेड्स एंड मिलियंस में कमा लिया, ये हम्म। आर्बिट्राज ट्रेड कर करके। अब उसके पास कैपिटल आ चुकी थी, तो उसने सोचा अब हमको नेक्स्ट स्टेप लेना है। सो ही हम्म। टारगेटेड हिमसेल्फ एज द सेवियर ऑफ द क्रिप्टो इंडस्ट्री एंड हम्म। एज अ पर्सन हु लाइक्स रेगुलेशंस। बिकॉज तब के टाइम में वेब थ्री में क्या वो था कि सब लोग कह रहे थे कि रेगुलेशन नहीं आनी चाहिए वेब थ्री में, वेब थ्री शुड बी फ्री, इट शुड बी अनरेगुलेटेड कम्प्लीटली। तो हम्म। उसने क्या सोचा कि नहीं, हम मैं ऑपोजिट सोच लाऊंगा, क्रिप्टो में रेगुलेशन होनी चाहिए। एंड रेगुलेशन कौन लाएगा, मैं लाऊंगा। अच्छा ठीक है। अच्छा। सो व्हाट ही स्टार्टेड डूइंग वाज ही स्टार्टेड पॉलिटिकल लॉबिंग। वो लाइक सेकंड हाँ। ही लाइक फंडेड 50 million टू जो बाइडेन इन हिज कैंपेन्स एंड इन हाँ। पॉलिटिकल इलेक्शंस। एंड उसके वजह से उसका ही वाज रिप्रेजेंटिंग लाइक द क्रिप्टो कम्युनिटी इन वाशिंगटन डीसी, इन द सेनेट, हम्म। उनका जो भी है। तो वही था कि ओके नाउ ही बिकेम पॉलिटिकल फिगर इन द क्रिप्टो इंडस्ट्री। हाँ, सो what he did was he became a political figure as well, and like a crypto like a billionaire at the point. And then he हम्म। started, like in the meanwhile he started FTX, which was his exchange. सो FTX का क्या सीन था कि FTX के साथ उसके पास एक और कंपनी थी जिसका नाम था Alameda रिसर्च। तो जो हम्म। Alameda रिसर्च थी वो ये सब ट्रेडिंग वगैरह करती थी और उससे पैसे आते थे। ठीक है। हम्म। नाउ आफ्टर सम टाइम लाइक सैम बैंकमैन फ्रीड टोल्ड दैट ही ओन्स लाइक सम पार्ट ऑफ Alameda रिसर्च, बट ही इज नॉट एक्टिवली वर्किंग देयर और डूइंग एनीथिंग। लाइक दीज आर हम्म। टू सेपरेट कंपनीज, है ना। बट एंड व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट वाज कि क्रिप्टो बूम आने लगा, ट्रेड्स की वॉल्यूम बढ़ गई, है ना। सो हम्म। लाइक द फर्स्ट क्रिप्टो इन लाइक एक्सचेंज वाज ओन्ड बाय सीजी, like not owned like completely owned, but yeah, he's the main figure of that exchange, Binance का CZ। हम्म। और CZ और लाइक सैम बैंकमैन फ्रीड काफ़ी अच्छे दोस्त भी रहे थे पास्ट पे। तो हम्म। CZ ने लाइक $500 million के अराउंड या $100 million के अराउंड फंड किया था 100। FTX को जब वो स्टार्ट हो रहा था। बट हम्म। जैसे जैसे FTX बड़ा हुआ तो उनमें कुछ अननेचुरल एक्टिविटीज़ होने चालू हो गई, जैसे कि जैसे CZ को पता चला कहीं से कि ये हम्म। सब अभी उतना अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है मार्केट में, अभी उसकी इन्वेस्टिगेशन बैठी है तो सही से होएगा। कि हम्म। CZ ने बोला कि मैं अपने $500 million का जो FTT टोकन है, जो हाँ। एक्चुअली स्टॉक नहीं है बट वो लाइक उस FTX की वैल्यू से कहीं ना कहीं कोरिलेटेड है, और उनका हम्म। FTX का मेन टोकन है। तो अच्छा। उसको वो $500 million का जितना भी उसका पास है उसको बेच रहा है। उसने बेचने से पहले ये चीज़ बोली ताकि मार्केट में पैनिक हो जाए और सारे लोग सेल करना चालू हाँ। कर दें, क्योंकि CZ इज द लाइक मोस्ट बिग फिगर इन द क्रिप्टो इंडस्ट्री राइट नाउ। कि हम्म। बाइनेंस का ओनर बोल रहा है कि वो FTT टोकन बेच रहा है इतना, तो सब निकालना हम्म। चालू करेंगे। एंड उसके वजह से जो लिक्विडिटी क्राइसिस आया FTX में, पहले लोगों को हम्म। जो लग रहा था लिक्विडिटी क्राइसिस है, तो FTX ने बोला कि अब आपकी ट्रेडिंग को हॉल्ट कर दिया। हम्म। जितने ट्रेड्स हुए हैं उतने ही हुए हैं, उसके बाद अब और नहीं होंगे जब तक हमारा लिक्विडिटी क्राइसिस प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता। CZ हम्म। फिर बैंकमैन फ्रीड को बोलता है कि अच्छा मैं तेरे को बेल आउट दे दूंगा, हम्म। लिक्विडिटी क्राइसिस आया कोई बात नहीं, बाइनेंस अब FTX को अक्वायर कर लेगा।
तो क्रिप्टो इंडस्ट्री एकदम से खुश हो गई कि हाँ भाई बाइनेंस इज द नाउ न्यू सेवियर, वो आएगा FTX को बचा लेगा, हमारे पैसे बच जाएंगे, हम पैसे निकाल पाएंगे अपने। देन व्हाट हैपेंस इज जैसे ही डील होने वाली होती है, मिडनाइट में सीजी बोल देता है कि हमारी ड्यू डिलीजेंस फर्म ने बताया या लॉ फर्म ने बताया कि ये FTX की अकाउंटिंग भी आउटसोर्स थी, उनके पास जो पैसे हैं वो कह रहे हैं वो नहीं है एक्चुअल में, एंड ये डील हम आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। ठीक है, तो फिर लाइक एकदम से क्या होता है, FTX का जो CEO है वो आके अनाउंस कर देता है बैंक्रप्सी ऑफ एलामीडा रिसर्च, ऑफ FTX US, जितनी भी उनकी रिलेटेड कंपनी थी, और उनका बहुत कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लेक्स था, सारी कंपनीज को बैंकरप्ट कर देता है उसमें से ऑलमोस्ट। अच्छा। ठीक है, और आके कहता है कि जितने पैसे थे अभी हमको नहीं पता क्या होगा, एंड एकदम से सारा FTX ड्रॉप खत्म। अच्छा। तो वो था, एंड FTX वॉज लाइक द सेकंड बिगेस्ट एक्सचेंज, मतलब उसमें हर जो भी इन्फ्लुएंसर आप देखो सब FTX को प्रमोट कर रहा था, लाइक नॉट ओनली लाइक इन हॉलीवुड बॉलीवुड, जॉन सा भी कहीं पे भी उन्होंने एक FTX अरीना खरीदा हुआ था मियामी में, लाइक वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर कर रहे थे, है ना। तो मतलब इतनी बड़ी कंपनी एकदम से 2-4 दिन के अंदर में डूब जाती है। वही अच्छा, बात क्या है, क्यों डूब गई, ये लिक्विडिटी क्राइसिस कैसे आया। तो जो उसका सैम बैंकमैन फ्रीड का वो सैम बैंकमैन फ्रीड था FTX ओनर, उसने क्या किया, उसने और उसका जो फाइनेंस डिपार्टमेंट था, उसने जो यूज़र के फंड्स हैं, एक एक्सचेंज का काम होता है कि यूज़र के फंड्स को कुछ नहीं छेड़ना है, यूज़र ने फंड डाला वो एज इट इज रहेगा, अगर लॉस होगा तो क्रिप्टो के वैल्यू के नीचे से उसको लॉस होगा, नॉट बिकॉज कि एक्सचेंज ने उसका लॉस कर दिया। इन्होंने क्या किया, एक्सचेंज में जितना भी पैसा था उसको अपने एलामीडा रिसर्च में डाल दिया, और एलामीडा रिसर्च के थ्रू काफ़ी सारी कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया। अच्छा। और वो कंपनी सारी वैसी थी लॉस मेकिंग टाइप्स, तो उनसे वो पैसा वापस ला नहीं सकते थे, और जैसे ही सारे यूजर्स एक साथ आ गए कि उनको पैसा चाहिए, तो वो पैसा भी नहीं दे पा रहे, और वो इन्वेस्टमेंट्स की कोई एक्चुअली वर्थ भी नहीं है, क्योंकि सारा लाइक फ्रिक्शनल मनी था, है ना। तो ही वाज लाइक इन्फ्लेटेड बिलियनर, उसकी एक्चुअल नेटवर्थ कुछ अराउंड $600 मिलियन के ऊपर नहीं होगी, एंड अच्छा। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आ रही है उतनी उसकी नेटवर्थ नीचे जा रही है। सो फ्रॉम $42 बिलियन का जो ये FTX था, अब वो लाइक अराउंड 500 मिलियन के अराउंड टच हो चुका है। सो दैट्स व्हाट, कि इसलिए मतलब लाइक काफ़ी नेगेटिव सेंटिमेंट आ गया है क्रिप्टो इंडस्ट्री में कि सभी स्कैमर है। जब इतना बड़ा प्लेयर स्कैम कर सकता है तो कोई भी कर सकता है, तो वही है। तो ये जो मतलब ये आई थिंक हर इंडस्ट्री में होता है कि जो कि ये जो नया टेक्नोलॉजी में वेब 3.2 में जो क्रैश हुआ है, हाँ इससे हमें समझ में आ गया कि मतलब कहाँ पे फ्रॉड हो सकता है, कहाँ पे गलतियाँ हो सकते हैं, वहाँ पे लोग सीख सकते हैं। हाँ आई बिलीव कि मतलब ना ऐसे लोग होना चाहिए ताकि ये सब क्रैश करवाए और हमें ताकि ना मतलब लूपहोल्स पता चल जाए। अदरवाइज क्या, जैसे कि स्टॉक मार्केट में जो एक बहुत बड़ा जो इन्वेस्टर था, आई थिंक अभी इसमें बात करते हैं कि जो हमने देखा है कि जो वेब 3.0 जो काफ़ी हद तक ना जो इम्पैक्टफुल है और मतलब जो नॉर्मल जो लोगों के लिए, तो तुम एक्सप्लेन कर सकते हो कि जो वेब 3.0 में क्या चेंजेस आ रहे हैं और जो जो आम आदमी जो है, ठीक है, उसको कैसे इम्पैक्ट करेगा। जैसे कि जो एक जो मिडिल क्लास आदमी, एक मिडिल क्लास इंडियन इंडिया में बैठा हुआ है, और वेब 3.0 एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, अब वो जो टेक्नोलॉजी जो है वो मेरे पे कैसे इम्पैक्ट करेगा। सो जैसे हम बात करते हैं वेब क्रिप्टो की, ठीक है, तो क्रिप्टो का सबसे बेसिक यूज़ केस ये है कि सब कोई भी ग्लोब में कहीं से भी बैठ के कितनी की भी ट्रांजैक्शन कर सकता है, और उस पर जो ट्रांजैक्शन फीस लगेगी वो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बेटर हो रही है सबसे कम हो जाएगी, है ना। प्लस जिसके भी पैसे हैं वो नया मनी प्रिंट नहीं होगा, है ना। आपकी जो ग्लोबल अमाउंट है, लिमिट है, वो उतनी है और सबको पता है, और सबकी ट्रांजैक्शन कहीं ना कहीं सब देख सकते हैं, है ना। सो काफ़ी एक ओपन पब्लिक लेजर हो गया, एंड उसके थ्रू हमें पता लग रहा है कि हाँ ठीक है, इतना पैसा था, इतना ही पैसा रहेगा। क्योंकि जो नॉर्मल इकोनॉमी में होता है कि लोग, सरकार को जब पैसे चाहिए रहते हैं तो सरकार प्रिंट कर सकती है, और उसकी वजह से इन्फ्लेशन आता रहता है, एंड उसी चीज़ की जो ₹5 का बिस्किट था आज ₹50 का भी मिलता है ना। तो वैसा हो जा रहा है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्रिप्टो करेंसी आई, ठीक है। तो अब क्रिप्टो का लाइक जो नॉर्मल लाइक मिडिल क्लास पे असर पड़ेगा कि वही रहेगा कि अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं सारी ग्लोबल बन जाएंगी, है ना। पहले हम डॉलर का देखते थे तो डॉलर को इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करते थे, फिर इंडियन रुपीज़ से देखते थे अच्छा वो होगा,
जब सारी डीलिंग्स ही क्रिप्टो के थ्रू होने चालू हो जाएगी, देयर विल बी नो कन्वर्जन, देयर विल बी नो लाइक पीपीपी होगा, हुँ, बट बहुत ही कम हो जाएगा। तो जो बंदा हुँ, यूएस में बैठ के कमा रहा था उतना ही आज वो इंडिया में बैठ के कमा सकता है क्रिप्टो के हुँ, थ्रू। तो दैट्स अ वेरी विन विन सिचुएशन। ऑल्सो क्योंकि कोई कंट्री रेगुलेट नहीं कर रही होगी, या हमें अभी तो नहीं पता कि रेगुलेशन कैसे आएगी। इंडिया में तो बस बोल दिया कि 30% टैक्स है, तो उस हाँ, हिसाब से देखे जाए तो आप कोई भी कंट्री में हो, इकोनॉमिक सिचुएशन कैसा भी हो, आपकी करेंसी फॉल बैक नहीं करेगी, हुँ, है ना। जैसे आप टर्की का केस में देख सकते हैं, एकदम से उनकी करेंसी का वैल्यूएशन हाँ, इतना, इन्फ्लेशन हो गया और उसके वजह से हुँ, इतना नुकसान हो गया, उनके लोग एकदम पुअर उसके कैटेगरी पे आ गए, सब लोग हुँ, घूमने जा रहे हैं क्योंकि टर्की इतना सस्ता हो गया, है ना। अच्छा, ऐसा ना सिचुएशन हो जाए, क्योंकि पैसे तो उतने ही रहेंगे, हुँ, और कोई एक कंट्री का नहीं है, सबका है, जितने भी लोग यूज़ कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म को। हुँ, और कोई प्लेटफॉर्म ही अपने आप को रेगुलेट करे, एक तो सेल्फ रेगुलेशंस बहुत आएंगे। हुँ, तो वो रहेगा। उसके बाद जो हम देख सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी इकोनॉमीज़ हैं जहाँ पे हम पैसा नहीं डाल सकते। जैसे हुँ, नाइजीरिया। नाइजीरिया में लोग गरीब इसलिए हैं क्योंकि आप वहाँ पे पैसा भेजने में 6 महीना 7 महीना भी लग जाता है, और जब तक हुँ, वो पैसा उन पर पहुँचता, पैसे की वैल्यू कुछ और ही हो जाती अच्छा, 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 है ना। तो वो है, तो जैसे गीगावर्क्स में हमने ये भी देखा था कि जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं उनमें सबसे ज़्यादा लोग आई गेस अब आ रहे हैं, क्रिप्टो को यूज़ कर रहे हैं। नाइजीरिया में सबसे ज़्यादा क्रिप्टो यूज़ होता है, अच्छा, अच्छा, क्योंकि उनकी वो डॉलर्स पे डिपेंडेंट है। ज़्यादातर अच्छा, अफ्रीकन कंट्रीज डॉलर पे डिपेंडेंट होती हैं। हुँ, उनकी कंट्री में दोनों करेंसी अलाउड है, या तो आप उनकी करेंसी में पे करो, और उनकी करेंसी में कोई यूज़ नहीं करता, क्योंकि अच्छा, उनको अच्छा, खुद को नहीं पता कि उनकी करेंसी का क्या होगा। तो वैसे ही वो हुँ, सिर्फ डॉलर्स पे डील करते हैं। तो डॉलर जो अभी है वर्ल्ड के लिए, है ना, और कुछ कुछ हुँ, कंट्रीज के लिए नहीं भी है एक्चुअली, वो क्रिप्टो बन जाएगा सब कंट्रीज के लिए थोड़े टाइम में। हुँ, सो वो एक पॉजिटिव आउटलुक से आप अगर देखोगे तो वो होगा। बट वही है कि क्रिप्टो, क्योंकि कोई भी अपनी करेंसी बना सकता है, तो हुँ, जब तक सब लोग मिल के करेंसी पे हाँ अग्री ना कर जाए कि हाँ ये वाली करेंसी को हम यूज़ करेंगे, है ना, और सिर्फ हर स्टार्टअप अपनी करेंसी ना लॉन्च करता रह जाए। अभी हाँ, क्या हो रहा है कि हर स्टार्टअप अपनी करेंसी लॉन्च कर देता है, एंड जैसे वो स्टार्टअप खत्म होता है तो वो करेंसी खत्म हो जाती है। तो जैसे अच्छा, हमको पता रहेगा कि हमारी करेंसी है, करेंसी रुपी है, और ये स्टॉक हमने खरीद लिया इस रुपी का, हुँ, ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि स्टार्टअप का जो टोकन है, आप उसको एक स्टॉक की तरह देखो, और जो हुँ, एक करेंसी करेंसी है उसको हुँ, एक अलग फॉर्म में देखो, क्योंकि है तो सब टोकन, हुँ, बट वो टोकन का फंक्शन किस वे में हो रहा है, हुँ। वो बहुत ज़रूरी है। तो फिर हमने इसमें देखा कि वेब 3.0 जो है काफ़ी इम्पैक्टफुल भी है और काफ़ी सारे एडवांटेजेस भी है। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि डिसएडवांटेजेस भी होते हैं हम्म कि तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि जो वेब 3.0 जो है वो स्टेबल है, अनस्टेबल है? अगर अनस्टेबल है तो फिर क्यों है? हाँ, सो जो स्टेबिलिटी की बात है, तो स्टेबिलिटी एक फाइनेंशियल सिस्टम में आती है कि रिस्क फ्री एसेट के थ्रू। वैसे कोई हुँ, भी एसेट रिस्क फ्री नहीं होता, बट जिसमें ऑलमोस्ट ज़ीरो रिस्क होता है। तो जैसे हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में जैसे अगर आप लंदन की बात करो तो लिबोर बॉन्ड्स होते हैं, जो भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, हुँ, जिनको आप बोलते हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स इंडिया में। तो हुँ, वो होते हैं ऑलमोस्ट एक रिस्क फ्री एसेट, क्योंकि सरकार मनी प्रिंट कर सकती है, एंड अगर हुँ, सरकार ने बोला आपको 6.5% देगी और सरकार इंसॉल्वेंट भी बन जाए, तो भी वो हुँ, मनी प्रिंट करवा के आपको वो पैसा दे सकती है। दैट्स वाई वी हुँ, कॉल इट अ रिस्क फ्री एसेट, एंड दैट्स वाई गवर्नमेंट रेगुलेटेड कंट्रीज जो जो सॉरी करेंसीज आर हुँ, कंसिडर्ड वेरी स्टेबल, है ना। बट हुँ, इसमें भी आजकल हम देख रहे हैं कि डॉलर की वैल्यू और इंडिया की वैल्यू में हिसाब से बहुत ऊपर नीचे हो रहा है ना। हुँ, एंड चाइना की करेंसी भी डी वैल्यू कर सकती है अपने आप को खुद से। तो और हाँ, तो जैसे हम देखते हैं कि जो पॉलिटिकल करेंसीज हैं हुँ, हमारी, जैसे रुपीज है, युआन है ना, हाँ, रेमनीबाई है, ये सब, तो उनमें क्या होता है कि वो करेंसी अपनी कंट्री अपनी जीडीपी को मैनिपुलेट करने के लिए या जीडीपी को बढ़ाने के लिए अपनी करेंसी को डी वैल्यू या ज़्यादा वैल्यू कर सकती है। तो अच्छा, जब अच्छा, कोई कंट्री अपनी करेंसी डी वैल्यू करती है तो वो हुँ, एक्सपोर्ट ज़्यादा कर सकती है, क्योंकि अच्छा, सामने वाली कंट्री ज़्यादा खरीद सकती है उनसे, हुँ, क्योंकि उनकी करेंसी स्ट्रांग है, इनकी करेंसी वीक है, तो ज़्यादा सामान बेच पाएंगे अपना, तो इनसे हुँ, इनका जीडीपी बढ़ जाएगा। बट तो वही चाइना करता था, अपनी करेंसी को डीवैल्यू करता था ताकि वो एक्सपोर्ट कर सके हर देश में, हुँ, और जब उसको लगता कि हाँ अब एक्सपोर्ट्स कम होने वाले तो अपनी करेंसी बढ़ा लेता था। अच्छा, इसलिए अच्छा, चाइना को बोला जाता है करेंसी मैनिपुलेटर।
तो जो क्रिप्टो की डिसएडवांटेजेस यही है कि क्रिप्टो में रेगुलेशन का जो स्कोप है वो अभी पता नहीं है, कि कुछ लोग बोलते हैं अनरेगुलेट करना है, कुछ लोग कहते हैं रेगुलेट नहीं करना है। तो वैसा ही है। तो हमें एक प्लेटफॉर्म हमें एक ऑटोमेटेड सिस्टम बनाना पड़ेगा जो खुद ही से अपने आप को रेगुलेट कर पाए, या हम उसमें कुछ रूल्स डाल दें और वो खुद से रेगुलेट हो रहा है। बट उसके लिए कम्युनिटीज़ को इतना बड़ा होना पड़ेगा, और जो कम्युनिटी में हमको 2 टाइप के यूजर्स बनाने ही पड़ेंगे। जैसे हम अपने पॉलिटिक्स में देखते हैं, एक हो गया डिसीजन मेकिंग यूजर्स और एक हो गया सिर्फ जो यूजर जो यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो वही होता है जनरली क्रिप्टो में हमने बना दिया एक डाओ है। डाओ होता है एक कंपनी या एक ऑर्गेनाइजेशन जो आपके प्रोजेक्ट को कंट्रोल कर रही है ना। या क्रिप्टो करेंसी रिसोर्सेस पे एक्सेस है उनका किसी तरह से उस डाओ का, है ना, उसको हम डाओ बोल दिया। जनरली जो इनको हम गवर्नमेंट बोलते हैं, तो वही है डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट गवर्नेंस ऑर्गेनाइजेशन, तो डाओ बोलते हैं। तो मतलब यही है कि आपका रेगुलेशन का स्कोप नहीं है तब तक आप किसी चीज़ में ट्रस्ट नहीं कर सकते, है ना। और जो आपका डिसेंट्रलाइज कम्युनिटीज़ है वो तो अपने आप को ट्रस्टलेस कहती हैं, कि आपका हमारा सिस्टम इतना अच्छा है कि आप हम पे ट्रस्ट मत कीजिए, पर हमारे सिस्टम को देख लीजिए, और वो ट्रस्टलेस वे पे बिहेव करता है, किसी को पे भेदभाव नहीं है, किसी पे कुछ नहीं है। बट वही है कि इन बैक एंड में क्या हो रहा है वो सबको नहीं पता, और सभी को पता होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप देखोगे अब सब कंट्री में फाइनेंशियल एक्सपर्ट बनेंगे, ऐसा तो आप नहीं देख सकते ना। और ये हम देख सकते हैं कि क्योंकि ये सॉफ्टवेयर रेवोल्यूशन के थ्रू आया है क्रिप्टो करेंसी। तो आप जो ओपन सोर्स और लिनक्स में देखेंगे, लिनक्स को ज़्यादातर लोग यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं आज के तौर पे, और सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स क्यों यूज़ करते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को पता है कि लिनक्स अगर उनका ब्रेक हो रहा है या उनमें कोई मॉडिफिकेशन करनी है तो कैसे करनी है। लिनक्स आपको अनलिमिटेड कस्टमाइजेशन और सपोर्ट ऑफर करता है। आप लिनक्स से लिनक्स उड़ा सकते हो। आप लिनक्स में अगर बोलो कि हाँ मुझे अपना कर्नल डिलीट करना है, कर्नल लेवल पे मॉडिफिकेशन करनी है, तो आप कर सकते हो, हर चीज़ कर सकते हो आप लिनक्स के थ्रू, है ना। बट वही आपको विंडोज़ नहीं देता है, विंडोज़ आपको हर जगह पे प्रोटेक्ट करता रहता है। इसलिए लोग आप यूज़र विंडोज़ को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं कि हाँ मैं कुछ गलती कर भी दूंगा तो विंडोज़ संभाल लेगा। बट लिनक्स में क्या है कि वो सोच रहे कि यूज़र इतना इंटेलिजेंट है कि वो खुद से उस ऑपरेटिंग सिस्टम को अपना बना पाएगा, एंड वो एक्चुअली नहीं है। अगर हम देखा जाए तो ज़्यादातर यूज़र जो एक चीज़ को यूज़ करे उनको नहीं पता कि वो सिस्टम कैसे काम कर रहा है ना। तो हमें उस हिसाब से डिज़ाइन करना पड़ेगा अब जो नया क्रिप्टो आएगा, वेब3 आएगा, कि जो यूज़र्स हैं उनको नहीं पता हो तब भी वो प्रोटेक्टेड रहें, जो आजकल नहीं। सर टैंजेंट कह सकते हैं कि जो बेसिकली लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि तुम्हारा पर्सनल 3 एडवाइसेस क्या है, जो कि तुम्हारे जो पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से जो तुमने 3 स्टार्टअप चलाया, और इन द वे कि तुमने मतलब वेब 3.0 पे भी काफ़ी हद तक तुम्हें मालूम है, तो तुम्हारा पर्सनल एक्सपीरियंस से 3 एडवाइसेस क्या रहेंगे? ऐसे तो कोई 3 एडवाइस है नहीं, बट जिन चीज़ों पे मैं पर्सनली काफ़ी काम करने की कोशिश करता हूँ वह सेल्फ लर्निंग। आपको खुद से सीखना है, आप कॉलेज वगैरह पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते। इसलिए मैं कॉलेज से ड्रॉप आउट भी ले लिया कि मेरे को था कि हाँ मैं जो कॉलेज मुझे अभी सिखा रहा है वो सब मुझे अभी आता है, तो मैं कॉलेज की वजह से अपनी लर्निंग को स्टैग्नेट नहीं करूँगा। दूसरी बात है कि आप जो लोग इंटर्नशिप्स या छोटे मोटे पोजीशंस के लिए अप्लाई करते हैं, आप ट्राई करो कि थोड़ी बड़ी पोजीशंस पे अप्लाई करो। हार्ड हो जाएगा, बट इंटर्नशिप मिलना भी कोई इजी नहीं है ना। तो आप इंटर्नशिप के पीछे छोड़ दो, आप जूनियर पोजीशंस के पीछे ज़्यादा भागो या मिड टियर पोजीशंस के पीछे ज़्यादा भागो, अगर आपको लगता है कि आप में उतना स्किल है, और स्किल नहीं है तो अपने आप को अप स्किल करो। बस यही है, इससे ही आपका मेजर इकोनॉमी सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि अभी आपके जो बच्चे हैं वो जनरली मिड टू जो सीनियर लेवल का स्टाफ है कोई भी कॉर्पोरेट में, उनसे ज़्यादा जानते हैं। इवन दो उनके पास लाइक पेपर वर्क और उन सब का एक्सपीरियंस ज़्यादा है उन स्टाफ के पास, बट जो इम्प्लीमेंट करने का जो स्किल है वो हमारे जेनजी में ज़्यादा है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है जेनजी में। तो वही है। तो इसी पॉडकास्ट को एंड करते हैं फिर। बिल्कुल, ठीक है, तो थैंक यू कमिंग फॉर दिस पॉडकास्ट आरुष। मेरे को भी काफ़ी अच्छा लगा पॉडकास्ट में, अब काफ़ी अच्छे होस्ट थे, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी है कर देना। थैंक यू। बाय बाय।